हेलो फ्रेंड्स, मैं ममता चाहर आपका तुलनात्मक राजनीति की सीरीज चल रही थी राजनीति विज्ञान में, जिसमें हम ब्रिटेन का संविधान पार्ट 1 कर चुके हैं और ब्रिटेन का संविधान का ओवरव्यू इंट्रो में दे चुकी हूं। तो अगर आपने वो चीज़ नहीं देखी है, वो वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाकर देखिए, जिससे आपको हेल्प मिलेगी ब्रिटेन के संविधान को समझने में आगे। तो चलिए लेट्स स्टार्ट। पहले हमने पढ़ा था ब्रिटेन की संसद राजा, कॉमन सभा और लॉर्ड सभा तीनों से मिलकर बनती है। तो अब पढ़ते हैं हम कॉमन सभा। कॉमन सभा के बारे में जान लेते हैं। कॉमन सभा को प्रथम सदन, लोक सदन या निम्न सदन ही बोलते हैं। हमारे यहाँ पे क्या है, कॉमन जो निम्न सदन है वो लोकसभा है। ऐसे यहाँ पर कॉमन सभा होती है। हमारे यहाँ प्रथम सदन लोकसभा को कहते हैं और यहाँ कॉमन सभा होती है। सबसे कम उम्र का सदन है, क्योंकि यहाँ पर इसकी कॉमन सभा के सदस्य होने की योग्यता 18 वर्ष है, इसलिए इसको बोलते हैं कि सबसे कम उम्र का सदन है। ब्रिटेन के प्रथम प्रधानमंत्री रॉबर्ट वॉलपर ने कहा है, संसद के बारे में टिप्पणी की है कि जब कोई मंत्री संसद से परामर्श लेता है तो वह लोक सदन से परामर्श लेता है, और जब सम्राट संसद को विजिट करता है तो वो लोक सदन को विजिट करता है। मतलब मंत्री का मतलब है पूरा लोक सदन और संसद का मतलब है पूरा लोक सदन। तो लोक सदन संसद है, संसद लोक सदन है। न्यूमैन ने कहा, संसद की आवश्यकता लोक सदन में निवास करती है। अब संसद का जो सदस्य हैं, कॉमन सभा के सदस्य हैं, वो निर्वाचन के लिए कैसी प्रणाली यूज़ करते हैं। तो इनका निर्वाचन वयस्क मताधिकार व प्रत्यक्ष निर्वाचन के आधार पर होता है। यह चुनाव साधारण बहुमत प्रणाली के आधार पर 1872 में गुप्त मत प्रणाली को अपना लिया गया था। इसमें पहले गुप्त मतदान प्रणाली नहीं थी, तो 1872 से गुप्त मतदान प्रणाली को अपना लिया है। साधारण बहुमत प्रणाली को फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम कहते हैं। कॉमन सदस्य बनने की योग्यता क्या है? ब्रिटेन के नागरिक होने चाहिए, मतदाताओं की सूची में नाम सम्मिलित होना चाहिए, न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। इसलिए इसको योग्यता में क्या है, लॉर्ड सभा के सदस्य नहीं होने चाहिए। अगर लॉर्ड सभा का सदस्य है तो वो कॉमन सभा का सदस्य नहीं बन सकता। रोमन कैथोलिक चर्च का पादरी नहीं होना चाहिए। स्कॉटलैंड और इंग्लैंड का पीयर भी नहीं होना चाहिए, तो ये अयोग्य हो जाएगा। नगरों का मेयर, काउंटियों के शेरिफ ये नहीं होने चाहिए। राज मुकुट जिसको क्राउन बोलते हैं, उसके अधीन पद धारण करने वाले कर्मचारी भी इसके लिए अयोग्य हो जाएंगे। सरकार से ठेका लेने वाले व्यक्ति या किसी अन्य रूप से सरकार से लाभान्वित होने वाले भी कॉमन सभा के सदस्य नहीं बन सकते। तो ये है अयोग्यता। इनमें से क्वेश्चन बन सकता है कि कौन अयोग्य है, कौन नहीं बन सकता। कॉमन सभा का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। अगर 5 वर्ष से पूर्व अगर हमें चुनाव करवाना है तो उसकी शर्त है फिक्स टर्म पार्लियामेंट एक्ट 2011 के तहत कॉमन सभा अपने कुल सदस्यों के 2/3 बहुमत से अवधि पूर्ण निर्वाचन प्रस्ताव पारित कर दे तो मध्यावधि निर्वाचन हो सकता है। अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए और कॉमन सभा के सदस्य 14 दिन में वैकल्पिक सरकार बनाने में सक्षम न हो तो मध्यावधि निर्वाचन हो सकता है। सदस्यता का पदत्याग। सदस्यता का पदत्याग तकनीकी रूप से कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से त्यागपत्र दे सकते हैं। अब लोकसभा में हमारे स्पीकर होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, ऐसे ही कॉमन सभा के स्पीकर। कॉमन सभा का स्पीकर पहले महारानी के प्रसाद पर्यंत रहता था। प्रधानमंत्री नेता प्रतिपक्ष से सलाह करके उसका नाम महारानी को प्रस्तापित कर देते और वंस स्पीकर ऑलवेज स्पीकर हो जाता था। पहले जो स्पीकर होता था वो महारानी के प्रसाद पर्यंत रहता था। एक बार स्पीकर बनने के बाद जीवन पर्यंत तक स्पीकर बना रहता था। तो ये प्रणाली के लिए लोगों ने विरोध किया और पहली बार यह प्रथा 2000 में टूट गई, क्योंकि 12 सदस्यों ने अध्यक्ष की उम्मीदवार के लिए दावेदारी पेश कर दी, जिससे कॉमन सभा की प्रक्रिया समिति ने नई प्रणाली की शुरुआत की। 2007 में लगभग लागू हुई। पहली बार 2009 में स्पीकर का निर्वाचन हुआ। निर्वाचन नहीं होता था पहले, महारानी के प्रसाद पर्यंत स्पीकर की नियुक्ति होती थी, जो प्रतिपक्ष से सलाह लेकर की जाती थी, लेकिन एक बार बनने के बाद वो जीवन पर्यंत रहता था। इस प्रणाली का विरोध किया कुछ लोगों ने और 12 सदस्यों ने पहली बार 2000 में नामांकन के लिए दावेदारी पेश कर दी। तब से 2007 में एक नई प्रणाली आ गई जो लागू हो गई और 2009 में स्पीकर का निर्वाचन पहली बार हुआ। नई व्यवस्था में क्या है, अब नई व्यवस्था में ये प्रावधान है कि कम से कम 12 सदस्य उम्मीदवार के लिए अपने नाम घोषित करेंगे। ठीक है, अगर अध्यक्ष के लिए निर्वाचन होना है तो कम से कम 12 सदस्य उम्मीदवार के लिए नामांकित कर सकते हैं। कम से कम 3 सदस्य, जिसमें से 12 सदस्य में से 3 सदस्य प्रत्याशी के राष्ट्रीय दल से भिन्न होने चाहिए। गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा पूर्ण बहुमत से निर्वाचन। पूर्ण बहुमत जो निर्वाचन होगा वो गुप्त मतदान द्वारा होगा। पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा तो सबसे कम
प्रत्याशी को बाहर कर दिया जाता है और यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है जब तक प्रत्याशी पूर्ण बहुमत प्राप्त न कर ले। 12 सदस्य अध्यक्ष के लिए दावेदारी पेश करेंगे कम से कम, और उसमें से 3 सदस्य प्रत्याशी के राष्ट्रीय दल से भिन्न होने चाहिए। और अब उनका चुनाव जो होगा वो गुप्त मतदान प्रणाली द्वारा होगा। जब तक किसी को पूर्ण बहुमत नहीं मिल जाता है वह प्रक्रिया बार बार होगी, और जिसको कम मतदान मिलेगा उसको प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा और उसके वोट दूसरे में ऐड कर दिए जाएंगे। जब तक पूर्ण बहुमत नहीं मिलता यह प्रक्रिया चलती रहेगी। अगर स्पीकर त्यागपत्र देता है या स्पीकर अनुपस्थित होता है, उसकी मृत्यु हो जाती है, तो जो भी कुछ हो, सिर्फ जो स्पीकर की अनुपस्थिति में साधन समिति का अध्यक्ष और साधन समिति का उपाध्यक्ष ही इसकी मेज़बानी करेगा। पहले साधन समिति का अध्यक्ष करेगा, अगर ये अनुपस्थित होता है तो उपाध्यक्ष, साधन समिति का उपाध्यक्ष स्पीकर की उपाधि संभालते हैं। पहले क्या होता था, 1942 से प्रधानमंत्री ही सदन का नेता या नेता प्रतिपक्ष होता था, लेकिन प्रधानमंत्री जो चर्चिल थे उन्होंने इस प्रक्रिया को तोड़कर अपना जो पद था नेता प्रतिपक्ष का या सदन के नेता का, वो किसी अन्य मंत्री को दे दिया और नई परंपरा की शुरुआत की। सदन का जो नेता होता था सबसे वफादार माना जाता था महारानी का। प्रतिपक्ष विपद विधिक रूप से परिभाषित पद था। सदन का नेता महारानी का सबसे वफादार माना जाता था और प्रतिपक्ष विधिक रूप से परिभाषित पद था। कॉमन सभा की शक्तियाँ: विधायी शक्ति, लोक सभा किसी विधेयक को केवल 1 वर्ष तक रोक सकती है और अंतिम शक्ति लोक सदन के पास ही होती है। वित्तीय शक्ति, इसमें लोक सदन के पास शक्ति होती है कि जो अध्यक्ष होता है कॉमन सभा का, वही डिसाइड करता है कि कोई भी विधेयक वित्त विधेयक है कि नहीं। इसका निर्णय कॉमन सभा का अध्यक्ष ही करता है। कार्यपालिका शक्ति में मंत्रिपरिषद पूर्ण रूप से लोक सदन के प्रति उत्तरदायी रहेगी और मंत्रिपरिषद में मंत्रियों को प्रश्न पूछने का अधिकार होगा, जिसमें वो निंदा प्रस्ताव भी ला सकते हैं, अविश्वास प्रस्ताव ला सकते हैं। अब देख लेते हैं कॉमन सभा में सार्वजनिक विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया। जैसे हमारे यहाँ पर भी प्रथम वाचन, द्वितीय वाचन, तृतीय वाचन होता है, ऐसे ही वहाँ पर भी होता है। सेम प्रोसेस है। पहले विधेयक को प्रस्तुत किया जाता है, पहले विधेयक का प्रस्तुत किया जाएगा। द्वितीय वाचन में वाद संवाद होगा, डिस्कशन होता है किसी भी मुद्दे पर, उसका पूरे पहलुओं को जांचा परखा जाता है, फिर उसको जांच करने के लिए समिति को भेज दिया जाता है। अगर कोई वित्त विधेयक है तो उसको संपूर्ण समिति के पास भेजा जाता है और फिर जो समिति होगी वो रिपोर्ट प्रस्तुत करती है। तृतीय वाचन में क्या होता है, कोई परिवर्तन या संशोधन स्वीकार नहीं करती। कॉमन सभा में कोई परिवर्तन या संशोधन स्वीकार नहीं, किंतु लॉर्ड सभा में ऐसी बाध्यता स्वीकार नहीं है। मतलब अगर कोई संशोधन या परिवर्तन करना है तो कॉमन सभा में स्वीकार नहीं है, लेकिन लॉर्ड सभा में ऐसी बाध्यता नहीं है, वो संशोधन भी कर सकती है, परिवर्तन भी कर सकती है। दूसरे सदन की प्रक्रिया, दूसरे सदन की प्रक्रिया ये क्या थी, कॉमन सभा की प्रक्रिया। यहाँ से जब जांच होकर हो जाता है, समिति इसको रिपोर्ट दे देती है, फिर तृतीय वाचन में उसको जो भी संशोधन करना होता है वो संशोधित कर देती है। फिर उसके बाद दूसरे सदन की प्रक्रिया शुरू होती है। दूसरे सदन की प्रक्रिया में ये सदन के पास अध्यक्ष के हस्ताक्षर के बाद जाता है। अध्यक्ष जब हस्ताक्षर कर देता है कॉमन सभा का, तब उसके बाद दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन पास होने के बाद, सम्राट के बाद हस्ताक्षर होने के बाद पूर्ण रूप से पारित हो जाता है। तो ये प्रथम सदन जब इसको अध्यक्ष के द्वारा हस्ताक्षर करके पारित कर देता है, फिर दूसरे सदन में जाता है और दूसरे सदन में हस्ताक्षर होने के बाद सम्राट उसको पास कर देता है और फिर ये चीज प्रक्रिया लागू होने के लिए चली जाती है। विधेयक प्रस्ताव पास हो जाता है। जैसे हमारे यहाँ पर लोकसभा, फिर राज्यसभा, फिर राष्ट्रपति इसको हस्ताक्षर करके किसी विधेयक को पास कर देते हैं। एक वर्ड है पिंग पोंग। पिंग पोंग वर्ड का होता है कॉमन सभा में, जैसे दोनों सदनों के बीच जब किसी पर मतभेद हो जाता है किसी विधेयक पर, तो उसको बोलते हैं पिंग पोंग की स्थिति। मतलब ना इधर जा सकती ना गाड़ी बीच में अटक गई है। ब्रिटेन की कॉमन सभा का टॉपिक आज ये कंप्लीट होता है। आपको लेक्चर कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने फ्रेंड और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और नेक्स्ट टॉपिक हो हमारा ब्रिटेन की न्यायपालिका। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।